आप इसे कहें कि आपने गर्दन यहाँ एडजस्ट करनी है, यहाँ एडजस्ट कर देगा, 10 दिन के बाद जो है ना ये इधर वाले मसल्स खिंच जाएंगे, इधर वाले वीक हो जाएंगे। तो वो आपको पेन्स तो आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन आपने बॉडी को ये खुद ट्रेन किया है, ये आपने बॉडी को स्टिमुलस दिए हैं, ये मैसेजेस आपने बॉडी को दिए हैं कि मैं ऐसे ही काम करना चाहता हूँ। मैंने एक पेशेंट किया, he was from a very good bank manager, he was a manager, बड़े माशाल्लाह फिट एंड हेल्दी, बट ही was having very strong pain, बड़ी पेन गर्दन में, और कह रहे हैं कि मेरे से हिला नहीं जा रहा। हिस्ट्री में मुझे ये बात पता लगी, कोई उनको डिजीज नहीं है, उनको कोई बीमारी नहीं है, उनको कोई मसला नहीं है, कोई शुगर, कोई दिल की बीमारी, कुछ नहीं है। उनका जो वर्क प्लेस पे जो स्क्रीन था वो राइट साइड पे था, और वो पिछले 8 साल से यूं स्क्रीन इस्तेमाल कर रहे थे। इस तरह स्क्रीन इस्तेमाल करने की वजह से वो सारी गर्दन नीचे से स्केलेटन यूं रोटेट कर गया, और रोटेट करने से वहां पे फिर एडहेजन्स बन जाती। एडहेजन्स का मतलब होता है स्टिकी से सब्सटेंसेस जो जोड़ देते हैं वहीं पर रख के ना, और फिर वो जोड़ जब देते हैं तो फिर वो फ्रीज हो जाते हैं। वो जब वो फ्रीज हो जाते हैं एनकाइलोसिस हो जाती है, जुड़ जाते हैं, जोड़ जुड़ जाते हैं। मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैं ना राइट साइड की तरफ ना करवट लेके सोती हूँ। मोस्टली लोग सोते तो राइट साइड पे फिर अपनी करवटें बदल भी लेते हैं, यू नो, आपको पता भी है वैसे पसंदीदा है कि आप राइट साइड पे सोएं, सीधा हाथ ऐसे गाल के नीचे रख के सोएं। मगर मैं क्या करती हूँ, जब फराल के ना गर्दन के, मेरी बेटी जो है उसकी गर्दन के नीचे मैं हाथ रख देती हूँ, तो मेरा पोस्टर राइट साइड पे बहुत ज़्यादा दबाव उस तरफ होता है, प्रेशर। मैं पूरी रात ऑलमोस्ट उसी तरह होती हूँ, सुबह उठती हूँ तो भी मुझे डर ये होता है कि अगर मैं हाथ हटाऊंगी तो उठ जाएगी, तो मैं सुबह उठती हूँ तो वैसे, और मेरा ये शोल्डर ना सारा स्टिफ हो जाएगा, डेफिनेटली इतना बुरा स्टिफ है। मैं इतनी एक्सरसाइज कर चुकी हूँ, ये जाता ही नहीं है। ऐसे ही है। हमारा ओवर यूज भी एक प्रॉब्लम है ना, ओवर यूज। अब देख, एक शख्स है वो गाड़ी चला रहा है, वो कहता है जी मैं दिन में 10 घंटे गाड़ी चलाता हूँ। ऊबर ड्राइवर्स हमारे सारे आजकल काफ़ी हैं, सॉरी, ये जो इन ड्राइव और बाकी जो हमारे चल रहे हैं लोकल, अब वो क्या करते हैं कि उनके जब हम सीट्स देखते हैं ना सिर्फ, तो सीट्स ही गलत हैं जिनसे उनका बैठने का पोस्चर गलत है। अच्छा। जिसकी वजह से उनको दर्द ही दर्द हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब ना पीछे कमर में दर्द जाती है ना टेल बोन में दर्द जाती है, खत्म ही नहीं होती। व्हाई? दे आर सिटिंग लाइक दिस। सीट्स उनकी नीचे से ऊपर है। अब 90 डिग्री रूल यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो गया, ये 90 से ज्यादा है। नाउ दिस इज कंफर्टेबल, ये 90 है, ये 90 है, ठीक है, सीधी सीधी लाइनें हैं, समझ आता है हर एक को। ये 90 है, ये 90 है, यहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं, इजी है। ये नेचर ने डिजाइन किया, हमने नहीं किया। लोग ये भी सोचते हैं पता नहीं डॉक्टर्स को क्या हो गया, हमें भाई कुछ नहीं हुआ, ये नेचर ने डिजाइन किया है। सिटिंग में जैसे आई वाज डिस्कसिंग कि हमने 90 डिग्री रूल यूज करना होता है। अब देखें, अगर मैं बैठा हूं तो मैं अपने शोल्डर से और अपनी नेक से शुरू होता हूं। एक्चुअली मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी नेक को अलाइन करूं जस्ट लाइक टू द कॉलर। आपने नेक को अपने कॉलर के साथ अलाइन करना होता है। सिर्फ इतनी अलाइनमेंट से ना आपके ये ईयर लोब्स आपके शोल्डर के साथ अलाइन हो जाते हैं। अच्छा। तो इससे आपका जो स्केलेटन है ना, एक्सियल स्केलेटन जिसको हम कहते हैं, वो स्केलेटन अलाइन हो जाता है, ऊपर से अलाइन हो जाता है। जस्ट लाइक मिलिट्री पोस्चर आपने देखे होंगे। मिलिट्री वाले आखिर इस तरह क्यों खड़े होते हैं? मिलिट्री वाले यूं क्यों नहीं खड़े होते पूरी दुनिया में? सोचें, बिकॉज दिस इज द राइट एंड न्यूट्रल पोस्चर फॉर देम। ये असल पोस्चर है जिस पोस्चर पे वो कंफर्टेबल रहेंगे, और इस पोस्चर पे उनको पेन्स और इस तरह की चीजें नहीं रहेंगी, और वो ज्यादा अरसे तक काम करने के अहल होंगे, वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा देर तक काम कर सकेंगे। तो पहली चीज, अपनी गर्दन को अलाइन करें, गर्दन को कॉलर के साथ अलाइन करें। इफ देयर फीमेल्स, तो फीमेल्स डेफिनेटली ये दिमाग में बात रखें कि जो ईयर लोब है इसको शोल्डर के साथ अलाइन कर लें। अच्छा। ठीक है। अब देखें, ईयर लोब ऐसे भी हो सकता है, इफ पीपल कैन सी मी, ईयर लोब ऐसे भी हो सकता है। ये देखें, अब मेरा ईयर लोब आगे आ गया। हाँ। ये शोल्डर पे नहीं है, ये यहाँ पे शो हो रहा है कहीं। हाँ। इसकी लाइन खींचूंगा तो यहाँ पे आएगी। ठीक है। अगर मैं ईयर लोब कब ठीक करूं, तो ये देखें, अब ये एक्चुअल ईयर लोब है जो कि मेरे शोल्डर के साथ अलाइन हो रहा है। तो बैठने में सबसे पहली चीज अपने गर्दन को इस तरह से अलाइन करें कि आपकी गर्दन जो है ना वो ईयर लोब के अकॉर्डिंग यहाँ पे शोल्डर के साथ अलाइन हो जाए। फिर दूसरी चीज, शोल्डर का जो ड्रॉप है और शोल्डर का जो लिफ्ट है, इस पे ख्याल रखना है। हम क्या करते हैं, या तो राउंड कर लेते हैं बिल्कुल यूं। अब ये राउंडेड शोल्डर्स एट द बैक ऑफ माय दिस नेक, अगर मैं पीछे से तो जाहिर नहीं दिखा सकता, लेकिन क्या होगा कि जैसे मैंने यूं किया तो मेरे पीछे सारे मसल खिंच गए। मेरी गर्दन के नीचे दरमियान में, बिल्कुल चेस्ट के बिल्कुल दरमियान में जो है ना, सारे मसल खिंच गए। अब वो सारे जो खिंच गए हैं उनमें कुछ देर के बाद टेंशन इतनी बिल्ड हो जाएगी कि वो टाइट नॉट्स बन जाएंगी, ट्रिगर्स बन जाएंगे। वो ट्रिगर्स ऐसे बनेंगे हाथ लगाने से दर्द करेंगे। पेशेंट कहेगा मुझे हाथ लगाएंगे ना तो उससे भी दर्द होगा। सो उससे बचने के लिए इस तरह से बच्चे भी अमूमन खड़े होते हैं। वेरी बैड,
वेरी बैड। हम इसीलिए जगह जगह पर इस वक्त, जैसे मैंने आपको बोला, कि हम तकरीबन हर तरह की पॉपुलेशन को ये गाइड कर रहे हैं कि प्लीज अपने पोस्चर को ठीक रखें। बच्चों के लिए तो बस्ता एक बहुत बड़ा बैड पोस्चर है, वो जो बैग पीछे कैरी करते हैं। इसीलिए दुनिया में आप देखें, रिसर्च हुई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं, बैग पैक ना करें, पीछे ना रखें, आप क्या करें कि ऐसी स्ट्रैप्स बिल्ड करें कि बैग आगे हो, आपके बेली की तरफ हो। अच्छा, तो आप देखें दुनिया में इस वक्त यही यूज हो रहे हैं, ऐसे बैग्स उन्होंने बिल्ड कर लिए जो आगे की तरफ है। चाइना में मोस्टली है, वो पीछे नहीं है, वो आगे की तरफ है, बिकॉज दे नो कि अगर पीछे उस तरह से अगर लोड कैरी किया जाता है तो आपकी जो बैग है वो फौरन यूं हो जाती है, स्वे बैक हो जाती है। बच्चा यूं चल रहा होता है, वो स्वे बैक इसको हम कहते हैं। बैक तो सारी पीछे चलेगी, इससे क्या हुआ, अब मेरे सारे एब्डोमिनल्स टाइट हो गए, मेरे एब्डोमेन के मसल आगे सारे टाइट हो गए, मेरी कमर के नीचे वाले मसल जिनको हम एक्सटेंसर कहते हैं वो सारे खिंच गए, तो जो उनके ऊपर लोड ज्यादा आ गया। उसका क्या फायदा? फ्रंट पे बैग होगा तो ये जो एक्सियल स्केलेटन है उसको सही जो है उसका लोड जो है ना वो शिफ्ट करेगा। जैसे फ्रंट पे बैग लूंगा ना तो लोड आगे की तरफ आया तो मेरा एक्सियल स्केलेटन और मेरी ये जो पसलियां हैं ये दोनों इसका बेस बन जाएंगी। और इसके बेस बनने से क्या होगा कि वो उतना मैं आगे को फॉल नहीं कर रहा हूँ, नीचे उसका बेस बन जाएगा। ठीक, तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि आप जब बैठें तो आपके शोल्डर्स को जो है ना इस तरह से आपने बिल्कुल ड्रॉप में नहीं लेना। अच्छा, अब आप शोल्डर्स को भी अलाइन रखें। हाँ। अच्छा, अब जैसे मैं शोल्डर अलाइन करता हूं तो आप देखें मेरे नीचे तक चेंज आ रहा है, इफ पीपल कैन सी, तो यहां तक चेंज आ रहा है, ये देखिए, सी दिस, सिर्फ शोल्डर के अलाइन करने से। मगर मुझे एक चीज़ समझाइएगा कि फिर वो जो रिलैक्स मूड ऑन करते हैं, हम अपना एक बटन है ना, स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑफ कर, जो रिलैक्स मूड ऑन करना है वो किस तरह से करना है? अब हम मूवी देखना चाह रहे हैं 3 घंटे की, हमने मूवी घर में देखनी है, सोफे पे बैठे बात करें, अखबार पढ़ें, चाय पी लें, थोड़ा एक रिलैक्स मूड बहुत अच्छा कैसे करना है? इसमें आपने देखी जाएंगे हमारे अक्सर होते हैं वो जो हाफ लाइंग पोस्चर्स होते हैं हमारे, जिसको हम रिलैक्सिंग पोजीशंस कहते हैं। रिलैक्स करने के लिए हमारी पोजीशंस मौजूद हैं, जिसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपके लॉन्स में पड़ी हुई चेयर्स हैं। लॉन्स में पड़ी हुई लॉन्स में जो चेयर होती है ना, जिसमें आप थोड़ा सा यूं आधा लेटे आधा बैठे इस तरह से रिलैक्स कर रहे होते हैं, अब वो चेयर भी प्रॉपर डिजाइंड है। उसमें भी रूल्स हैं पूरे 90 डिग्री। वो एल शेप नहीं होती, वो एल शेप नहीं होती, एग्जैक्टली। और अगर आप उस पर काफी देर बैठे भी रहे ना तो आपको अच्छा फील होता है, यू फील रिलैक्स्ड। आपको बैड, अच्छा बुरा कब फील होगा? बुरा जब फील होगा जब आप उसके ऊपर अपने आप को ऐसा उल्टा सीधा कर लेंगे, रोल कर लेंगे, यूं गिरे पड़ेंगे, इधर गिरे पड़ेंगे, डेफिनेटली फिर आप अपने बॉडी के सारे एक्सिस खराब कर लेंगे। अच्छा, एक्चुअल उसके ऊपर भी सिटिंग पोस्चर यही है। आपने एक लेग को थोड़ा सा डाउन किया, ये देखें, मैं लेग जैसे ही डाउन करूंगा ना मुझे सुकून मिलता है। 90 डिग्री से डाउन किया, आप सुकून से उसके ऊपर ही देखें, अपने न्यूट्रल पोस्चर्स पे मेरी कमर बिल्कुल सीधी है ऊपर से नीचे तक, साइड से अगर दिखा सकें तो बिल्कुल ऊपर से नीचे तक सीधी है। ठीक, आप इस तरह से आराम से उसके ऊपर अपनी रिलैक्सिंग पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और घर के सोफों पे? हाँ, सोफों पे नहीं, सोफों पे यही है आपके पास 90 डिग्री। नहीं तो मूवी देख रहे तो ऐसे ही बैठ के देखते हैं, और मूवी देख रहे हैं ऐसे ही, हम रिलैक्स ही नहीं हो सकते। पाव, मेरा दिल करता है टेबल आगे हो, उसके ऊपर पाव फैलाई हो मैंने। उसके लिए वो वाली चेयर बाय करें नहीं, फिर वो खरीदनी पड़ेगी। exactly. मगर इस तरह के सोफे जो घर में हमारे एल शेप होते हैं, सोफे के लिए देखें यही पोस्चर है, 90 डिग्री यही पोस्चर है। अगर मेरे पास ग्राफिक्स होते इस वक्त मैं आपको ग्राफिक्स में दिखा सकता कि हमारे अंदर ढांचे की कितनी बुरी हालत होती है। तो ये लाउंज के जो सोफे हैं, जो टीवी लाउंज के होते हैं, वो डिजाइन ही नहीं है इसका मतलब हमारे हिसाब से। अच्छा, समटाइम्स हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऑलरेडी ना वो एल शेप के हिसाब से जो है ना वो सेट ही नहीं होता, ऐसे ही खराब हो चुका होता है। हम एल शेप की अगर कोशिश करें तो हमें तकलीफ होती है, पेन होना शुरू हो जाती है, बहुत थकावट शुरू हो जाती है। फिर नहीं, उसमें आपको पहले थोड़ा सा ना किसी से पोस्चर को असेस करवा के उस पोस्चर को करेक्ट करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस के थ्रू पहले अपने वो सेट ऑफ मसल्स, वो सेट ऑफ जॉइंट जिनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस है ना, उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। वो रिलीज़ करें, उसके बाद आप इन पोस्चर्स से ज़्यादा बेनिफिट ले सकेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक हमारा डिसऑर्डर है डवेगर्स हम्प बन जाता है ना लोगों के यहाँ पे गर्दन में, देखा होगा यूं गर्दन आगे फॉरवर्ड हेड पोस्चर, और पीछे जो गर्दन के नीचे वाला हिस्सा है वो पूरा उभरा होता है, बाहर की तरफ निकला होता है, वो डवेगर्स हम्प है। अच्छा, अब डवेगर्स हम्प कब बनती है? जब आप इसी तरह ये बैड पोस्चर कई सालों तक रखते हैं, तो फिर वो बॉडी वहां पे एडजस्ट कर जाती है। एडजस्ट करने के बाद वहां पे वो सारा एक आपको उभार सा नजर आता है। आप कभी ऐसे पेशेंट को देखें, उस उभार पे हाथ लगा के देखें,
वो उभार आपको हड्डी से ज़्यादा सख्त मिलेगा, हड्डी की तरह सख्त मिलेगा, वो इतना स्टिफ हो चुका होगा। अब अगर मैं उस पेशेंट को कहूँगा उस वक्त कि आप अपना पोस्चर यूँ ठीक करें, तो कहेगा ओ डॉक्टर साहब बिकॉज आई एम वेरी स्टिफ। अब वहाँ क्या चाहिए, पहले हमें मायोफैशियल रिलीज चाहिए, रिलीज के साथ हमें उस जॉइंट्स की जो डिफॉर्मिटी है, जो उस वक्त जो चेंज आया है, उसके लिए हमें डिस्ट्रैक्शंस टेक्निक्स होती हैं, वो डिस्ट्रैक्शंस चाहिए, ऐसी एक्सरसाइजेस चाहिए जो मसल खिंच गए हैं उनसे वो मसल्स रिलीज हो जाएं। हमें पहले वो एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी ताकि वो मसल्स रिलीज हो जाएं। जब जैसे मसल्स वो रिलीज होंगे, वो रिलैक्सिंग मोड में आना शुरू हो जाएंगे, फिर आपको पोस्चर का फायदा होना शुरू होगा। मतलब वो जो चीज़ है जो आप कह रही हैं, वो तो एक बैड इंजरी आपको हो गई, वो तो एक मसला हो गया। बिल्कुल दुरुस्त है। मेरी एक दोस्त है ना, उसको मैंने कहा कि घर पे ना एक्सरसाइजेस किया करो, ये देखो शिल्पा शेट्टी की एक्सरसाइज सीडी है, ये कर लो, और दूसरी हैं आपको पता है जेनिफर, इन लोगों की। तो मैंने इनको कहा, तो वो ना शुरू हो गई देख के ना, लाके गूगल से निकाल के तो चीज़ें। अब हुआ क्या उसके साथ कि अब पोस्टर्स ख़राब हो चुके थे, जिस्म में ऑलरेडी दर्दें थी। अब वो स्टेप्स उसने करना शुरू किए अपने टांगों के, अपने कमर के, या फिर ये वाले भी, तो उससे हुए कोई नहीं, उसके उल्टे ना पट्टे चढ़ गए जी, ज़्यादा कमर के वो ऐसे फ्रीज घूम रही थी। मैंने कहा तुम्हें हुआ क्या? कहती है तुमने मुझे कहा था एक्सरसाइज करो तो मेरा ये हाल हो गया। ऐसे ही है। आप जिस तरह वो कहते हैं ना कि इंटरनेट से देख के दवाई ना खाएं, उसी तरह हम कहते हैं इंटरनेट से देख के क्या एक्सरसाइज इसका मतलब ये है कि जब तक आपके जिस्म की दर्द ठीक ना हो, अगर आपको बैड पोस्चर की वजह से अपने बैक में पेन है, या जिस्म में, या पीठ में, या कंधों में स्ट्रेस है, तो उसका मतलब हमने उस वक्त एक्सरसाइज नहीं करनी है। मैं काफ़ी बार ये अपनी कॉमन पब्लिक को ये चीज़ याद करवा चुका हूँ, अब फिर याद कर लें, जब भी दर्द हो सबसे पहले दर्द को ट्रीट करना है, एक्सरसाइज नहीं करनी, पहले दर्द को ट्रीट करना है, एक्सरसाइज उसके बाद होगी। अच्छा, ये रूल है। आप पहले पेन कम करेंगी, आप पहले स्टिफनेस जो बनी हुई है जॉइंट्स की वो कम करेंगी, जो स्पेसेस कम हुए हैं वो कम करेंगे, फिर आपको हम नॉर्मल एक्सरसाइज की तरफ लेके आते हैं। आप समझ आए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।